जब मैंने एक होटल में कंडोम डिलीवर किए तो दरवाजा खोलने वाली मेरी एक्स थी। मैंने उसे अनजान बनने का नाटक किया और जल्दी से वहां से निकल गया। फिर मैं अपनी ई बाइक लेकर बुरी हालत में घर की ओर चला गया, लेकिन एक चौराहे पर एक रेंज रोवर ने मुझे टक्कर मार दी और मैं जमीन पर गिर गया। ठीक उसी समय लाल हाई हील्स पहने एक महिला मेरे पास आई। वह नीचे बैठ गई। क्या तुम ठीक हो? मेरा इरादा तुम्हें टक्कर मारने का नहीं था। ये कहते हुए उसने अपना गुच्छी बैग खोला और उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली। लगभग 2 या 3 हजार रुपए जैसे लग रहे थे। ये पैसे अभी रख लो, पास के अस्पताल जाकर चेकअप करवा लो, मुझे बहुत जरूरी काम निपटाना है। ये कहकर उसने पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और उठकर जाने लगी, लेकिन वह जल्दी से फिर नीचे बैठ गई। अपने बैग से एक पेन निकाला और लापरवाही से एक स्टिकी नोट पर फोन नंबर लिख दिया। फिर उसने वह नोट और अपनी आईडी मुझे थमा दी। अगर कुछ भी हो तो कभी भी मुझे कॉल करना, मेरा नाम लीशिया है। जब मैंने उसकी आईडी की तरफ देखा, वह तब तक मुड़कर जा चुकी थी। पूरा मामला 1 मिनट से भी कम में हो गया। हमने एक दूसरे से मुश्किल से ही बात की थी। सफेद रेंज रोवर वहां से निकल गई। मैं जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर मैं अपनी ई बाइक धकेलते हुए घर ले गया। मेरे हाथ में महिला ड्राइवर की आईडी थी। तब तक आधी रात हो चुकी थी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद भी मैंने अपना फोन उठाया और उसे कॉल किया। पहली बार किसी ने फोन नहीं उठाया। 1 मिनट बाद मैंने दूसरी बार कॉल किया। इस बार उसने कॉल काट दी। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ और मैंने तीसरी बार कॉल किया। इस बार आखिरकार कॉल लग गई। दूसरी तरफ से उसकी झुंझलाहट भरी आवाज आई। कौन है? जो कहना है जल्दी कहो। मैंने विनम्रता से कहा, आपने अभी अभी अपनी कार से मुझे टक्कर मारी थी, माफ कीजिए। उसका रवैया तुरंत बदल गया। वह बार बार माफी मांगने लगी। वो मेरी गलती थी, मुझे सच में बहुत अफसोस है। आप अभी किस अस्पताल में हैं? क्या आपने जांच करवाई? डॉक्टर ने क्या कहा? उसकी आवाज का लहजा सुनकर मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी ई बाइक थोड़ी सी टूट गई है। बस आप ठीक हैं, यही काफी है। बाइक कितने की है? मैं पैसे दे दूंगी। जो पैसे आपने दिए हैं उससे उसकी मरम्मत हो जाएगी। आपका आईडी अभी भी मेरे पास है। आपको कब आकर लेना सुविधाजनक रहेगा? क्या अभी मिल सकते हैं? उसने थोड़ी अनिश्चितता के साथ पूछा। मैं अभी व्यस्त हूँ, क्या मेरा कोई दोस्त आकर ले सकता है? फिर मैंने उसे अपना पता दे दिया। फोन रखने के बाद मैं एक लकड़ी की स्टूल पर बैठ गया और अपने ऊपर युन और बायाओ मलने लगा। करीब आधे घंटे बाद मैंने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी। दरवाजा खोलते ही बाहर 4 आदमी दिखे। सबसे आगे वाला मेरी उम्र का ही था। पीछे के तीनों काफी हट्टे कट्टे थे। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या आपने फोन किया था? हाँ, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने अधीरता से पूछा, क्या लीशिया का आईडी तुम्हारे पास है? वो मेरे कमरे में है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मेरे चेहरे पर घूंसा मार दिया। फिर उसने मेरे पेट में लात मारी। मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है और मैं जमीन पर गिरकर पिट गया। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसका पैर सीधे मेरे चेहरे पर आ गया। तुरंत ही मेरे मुंह में खून का स्वाद आ गया। मेरा रूममेट लियू छियांग दरवाजा खोलकर झांका और तुरंत बंद कर दिया। उसने पास आकर मेरी बांह पर जूता रख दिया और ठंडे स्वर में बोला, आईडी कहाँ है? मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न हो गया था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उस आदमी ने मुड़कर बाकी तीनों से कहा, जाकर ढूंढो। आईडी और वह नोट मेरे बेडरूम की मेज पर थे। जो लोग अंदर गए थे उन्होंने उन्हें जल्दी से ढूंढ लिया और उसे सौंप दिया। उसने आईडी पर एक नजर डाली, फिर खुशी खुशी उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बांह पर रखा उसका पैर और भी जोर से दब गया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अंधे मूर्ख, तुमने गलत आदमी को ठगने की कोशिश की है। मैं अभी तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उस औरत को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद उसने मुझे फिर से जोर से लात मारी और मुड़कर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसे कुछ याद आया जैसा लगा। वह मुड़ा और मेरे बेडरूम में चला गया। मेरा फोन निकाला और उसे मेरे सामने जमीन पर जोर से पटक दिया। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि वह पूरी तरह टूट चुका है तो वह अकड़ते हुए चला गया। उनके जाने के बाद मैं बिस्तर के पास अकेला बैठा था। मेरी उंगलियों के बीच 7 युआन की होंगता शान सिगरेट जल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया हमेशा इतनी अन्यायी क्यों होती है, और इससे भी कम समझ पा रहा था कि हर किसी का चेहरा दिखावे के लिए क्यों बना हुआ लगता है। उसने मुझे अपनी आईडी क्यों दी? फिर लोगों को मुझे पीटने के लिए क्यों भेजा? मुझे उससे पूछना ही था कि वह असल में क्या चाहती है। खिड़की के बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, मानो पूरी रात रुकने का नाम ही न ले। जब कल सूरज निकलेगा तो इस शहर में मेरे जैसा एक और भटकता हुआ इंसान होगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से तिरछी होकर कमरे में आ गई थी। मैंने अपना सारा सामान पहले ही सूटकेस में पैक कर लिया था। आज मुझे यह किराए का कमरा छोड़ना था। कल रात वाले उस गिरोह की वजह से मकान मालिक को लगा कि मैं कुछ संदिग्ध लोगों को जानता हूँ, इसलिए उसने अब मुझे कमरा किराए पर देने से मना कर दिया। मैंने अपना सूटकेस अपनी जर्जर ई बाइक पर रख दिया। मेरे पास बस वही 2600 युआन थे जो उस औरत ने कल बारिश में दिए थे। पिछली तनख्वाह मैंने पापा के इलाज के लिए घर भेज दी थी और खुद के लिए थोड़े ही पैसे रखे थे। उन पैसों में से 800 का स्मार्टफोन लिया ताकि डिलीवरी कर सकूं। मुझे अभी भी काम करते रहना था। बाकी बचे 1000 से ज्यादा युआन किराए के लिए थे। अगर अंधेरा होने से पहले मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मुझे फ्लाईओवर के नीचे सोना पड़ेगा। मैंने अपना सिम कार्ड नई फोन में डाल दिया। जैसे ही फोन ऑन हुआ मेरे दूसरे चाचा का फोन आ गया। चैन फैन, क्या कर रहे हो? मेरे दूसरे चाचा चैन शाओ जी कुछ अलग ही किस्म के इंसान हैं। मेरे दादाजी ने उन्हें सड़क के किनारे से उठाया था। वह मुझसे 6 साल बड़े हैं। इन सालों में उन्होंने बहुत सी संदिग्ध हरकतें की हैं। अगर मुझे उन्हें 4 शब्दों में बयान करना हो तो कहूंगा, हर जगह बदनाम। मैं फुटपाथ पर बैठ गया और पूछा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप क्यों फोन कर रहे हैं? मैं तुम्हारे पापा के लिए दवा लेने कुनमिंग आया हूँ। सुना है यहाँ एक बूढ़े डॉक्टर हैं जो किडनी की बीमारी में बहुत माहिर हैं। उनका संपर्क मिला तो मैं तुरंत चला आया। आज रात तुम्हारे यहाँ रुक जाऊंगा, फिर सुबह ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। दूसरे चाचा की बात सुनकर मैं तुरंत घबरा गया। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है तो वे क्या सोचेंगे?
अगर वे वापस जाकर मेरे माता पिता को बता देंगे तो वे फिर से चिंता करने लगेंगे। ऊपर से मेरे चेहरे पर भी चोट के निशान थे। उनकी आदत है कि जब तक सच्चाई न जान लें तब तक पूछते ही रहते हैं। फिर तो मैं सच में मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैं हकलाते हुए बोला, दूसरे चाचा आप मुझे ढूंढने मत आइए, दवा खरीद कर जल्दी वापस चले जाइए। मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन वे जिद पर अड़े रहे। मैं तुम्हारे लिए गांव के अंडों की एक टोकरी भी लाया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें ये देने ही हैं। बस मैं वहां पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। कोई भी कमरा यूं ही ढूंढना, किराया देना और तुरंत उसमें शिफ्ट हो जाना व्यावहारिक नहीं था। लेकिन मेरे दूसरे चाचा 2 घंटे में पहुंचने वाले थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने तय किया कि पहले स्टेशन के पास कोई सस्ता मोटल ढूंढ लूं। मैं अपने दूसरे चाचा को वहीं ठहरा दूंगा ताकि वे मेरे घर वापस जाने का इरादा छोड़ दें। जब तक उनकी देखभाल हो रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूं। मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ।